वेलकम टू फोकस सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है अभिषेक भारती और हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ में यूपीपीसीएस 2024 के मेंस आंसर राइटिंग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग के ये डे 4 सीरीज़ है और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं यूपीपीसीएस में 2018 से लगाए 2024 तक के क्वेश्चन को हम लोग डील करने जा रहे हैं। कैसे हम लोग करेंगे, इसमें GS 1, 2, 3 एंड 4 को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो GS 1 का ज्योग्राफी जो टॉपिक है उसको हम लोग डील कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, और देखिए इस आंसर राइटिंग सीरीज़ में सबसे जो बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होगा कि हम लोगों को ये समझना है कि आंसर कैसे लिखना है और क्या नहीं लिखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर। आंसर का स्ट्रक्चरिंग हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, आंसर को किस फॉर्मेट में लिख रहा है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो इंट्रो होती है, इंट्रो के बाद हमारा बॉडी होता है, बॉडी के बाद हमारा कंक्लूजन होता है। ठीक, थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है कि क्वेश्चन के डिमांड को समझना। ओके, क्वेश्चन को डिमांड को आप लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक एक अच्छा आंसर आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अभी हम लोग जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग अच्छे से समझेंगे कि क्या इस क्वेश्चन का डिमांड है। ओके, और चौथी चीज़, इसके साथ जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उसके साथ आंसर आपके लिखी हुई है, किस तरीके से एक आंसर लिखना है कि बेस्ट पॉसिबल आंसर आप लिख सकें, जिससे कि अच्छे से अच्छे मार्क्स को आप ला सकें और आपके आंसर में एक वैल्यू ऐड हो, जो कि ये आंसर में आपको देखने को मिलेगा। ओके, और जो ये सीरीज़ में चला रहा हूँ इसका जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, आप जाकर के वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, बाकी आगे सारे जितने भी अपडेट होंगे उसमें ज़रूर आपको मिलेंगे। ओके, चलिए जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बिना समय गवाए। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये 2000 मेंस 19 का क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेटेड इन द ओशियानिक पार्ट्स एंड एज सून एज दे रीच टेरेस्ट्रियल पार्ट्स दीज स्टॉर्म्स ग्रेजुअली वीकेंड एंड एंड, एक्सप्लेन द रीज़न। ठीक, हमें रीज़न को एक्सप्लेन करना है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो ओशियन पार्ट में ओरिजिनेट होता है। अब देखिए इसमें हम लोगों को पहले क्वेश्चन के कीवर्ड को समझना है, फिर डिमांड को समझेंगे हम लोग कि क्या डिमांड करा है। तो इसमें जो पहला कीवर्ड हमें देखने को मिल रहा है वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक, ट्रॉपिकल साइक्लोन। और दूसरी चीज़ है कि इसमें दूसरा जो पार्ट क्वेश्चन में है कि एज सून एज द रीच टेरेस्ट्रियल पार्ट दीज स्टॉर्म्स ग्रेजुअली वीकेंड एंड एंड। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो ओशियानिक पार्ट में डेवलप होता है, ओरिजिनेट होता है। ओरिजिनेट होने के बाद जब वो टेरेस्ट्रियल पार्ट पे मूव करता है तो होता क्या है, वहाँ पे वीकेंड हो जाता है और वहीं पर वो एंड हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है उसे हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अब देखिए पहली चीज़ ये है कि हमें क्या नहीं करना है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्या नहीं करना है कहने का मतलब यह है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन देखिए बेसिकली क्या होता है। साइक्लोन दो तरीके के होते हैं, एक ट्रॉपिकल, दूसरा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। ठीक, तो यहाँ पे हमसे स्पेसिफिकली पूछा गया ट्रॉपिकल साइक्लोन को, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, साइक्लोन को डिफाइन करने लग जाएंगे। अगर ये समझिए, अगर साइक्लोन को मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ एक इंट्रोडक्शन में, फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग से करूँगा, तो पूरा बॉडी और इंट्रोडक्शन में ही हमारे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि एक आंसर को अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा। तो इसलिए हमारा आंसर एक अच्छे रूप में नहीं दिखेगा। ठीक, तो इसीलिए हम लोगों ने जो क्वेश्चन का डिमांड है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ही लिखना है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन को डिफाइन कर दिया। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है यार, वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा वायलेंट होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ कि दैट ओरिजिनेट ओवर ओशियन में ओरिजिनेट हो रहे हैं इन ट्रॉपिकल एरिया। ठीक, ट्रॉपिकल क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए ये हमारा अर्थ है, ठीक, इसका इक्वेटर है, और जो ट्रॉपिकल जोन होता है हमारा ये होता है। ठीक, ये ट्रॉपिकल जोन होता है 0 से 30 डिग्री। ओके, 0 से 30 डिग्री, ये जो हमारा पोर्शन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये वाला जो होता है ये ट्रॉपिकल जोन होता है। ठीक, तो इसमें ही हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट होता है। ठीक, इतनी बेसिक सी बात समझ में आ गई। आगे हम लोगों ने लिखा है कि मूव ओवर टू द
कोस्टल एरियाज ब्रिंग अबाउट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। ठीक, अभी हमने कहा कि वायलेंट स्टॉर्म होता है और डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय वायलेंट विंड। विंड इसमें क्या क्या होता है, विंड इसमें वायलेंट विंड होंगे, वेरी हैवी रेनफॉल होगा, स्टॉर्म सर्जेस हो गए। ठीक, तो इतनी बात हम लोगों ने समझा दी है। अब देखिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दूं कि अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन आप लोग पढ़ रहे हो, ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर डील कर रहे हैं, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे तो मेंस का क्वेश्चन आंसर हम लोग सीरीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बेसिक्स की मैं बात करूँ तो बेसिक्स में देखिए अगर आप साइक्लोन पढ़ रहे हैं, ठीक, साइक्लोन अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कि कौन कौन से विंड टाइप होता है। ठीक, अर्थ की बेसिक जो भी जानकारी है कि इक्वेटर कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, कौन से हम लोग ट्रेड विंड्स किसको हम लोग ट्रेड विंड्स कहते हैं, ठीक है, किसे हम लोग वेस्टर्लीज कहते हैं, किसे हम ईस्टर्लीज कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। और तीसरी चीज़ लेटेंट हिट के बारे में पता होना चाहिए, लैप्स रेट क्या होता है ये पता होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर पता है तो ही हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को समझा तो सकता नहीं हूँ, जितना बेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर मैं समझा पाऊँ उसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं एक सेपरेट लेक्चर ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर पूरा एक अच्छे से बना दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इसको हम लोगों ने किस तरीके से लिखने की कोशिश की है। आगे है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशियन। ठीक है, ये अब यहाँ पे देखिए एक फिगर से समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये रहा फिगर हमारा। ठीक, ये फिगर देखिए, ये है हमारा सी एरिया। ठीक है, ये हमारा सी एरिया है। ओके, और यहाँ पर देखेंगे ये जो बीच वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर जो बीच वाला एरिया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्पाइरल के तरीके से वार्म। अच्छा देखिए होता क्या है, सन का हीट होगा, हीट किस पे होगा, ओशन पे। ओशन पे जब भी कभी बॉडी हीट करेगी तो हीट करने से क्या होगा, वहाँ के मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के वजह से वो वर्टिकली मूव करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो बीच वाला एरिया, स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स इंक्रीज सी लेवल इन द सेंटर ऑफ साइक्लोन कॉजिंग अ स्टॉर्म सर्ज। ठीक, अब हो क्या रहा है, यहाँ पर ये एक्सपेंड करके ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो ऊपर तरफ जा करके क्या होगा यहाँ पे, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग अपने लेक्चर पे। ठीक, यहाँ आप समझते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये सी सरफेस था हमारा, ये सी सरफेस एरिया है हमारा। ठीक, सी सरफेस एरिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सनरेज आ रहा है, सनरेज आने की वजह से ये एरिया वार्म हो गया। अब वार्म होगा तो वहाँ पे ये एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करके क्या करेगा, वर्टिकली मूव करेगा। तो ये जो एरिया है यहाँ पे वर्टिकली मूव कर रहा है। ठीक, वर्टिकली मूव करने की वजह से ये अपर साइड में जाएगा। अब होता क्या है कि अगर जब ये मूव करेगा तो एक एरिया के बाद यहाँ पर ये कंडेंस करना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर उठा कर गया है ऊपर के। अब जैसे कि जो हमारा वाटर साइकिल होता है, वाटर साइकिल में क्या होता है, यही होता है कि हम लोग को देखने को मिलता है कि कोई भी सी एरिया है वहाँ पर वार्म होने, वो एरिया वार्म होता है, वार्म होकर वहाँ पे वाटर जो इवेपोरेट होता है, वो इवेपोरेट होने के बाद वहाँ से वो कंडेंस करता है। ठीक, कंडेंस करके वो बारिश करता है, ठीक है ना, रेन करने लगता है। तो ये यही वाला कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे साइक्लोन बनने की, इसमें वाटर साइकिल में और साइक्लोन में यही डिफरेंस है कि बहुत सारे फैक्टर, जब साइक्लोन बनता है तो बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे होते हैं उसके पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग का वार्म होकर के अपर साइड में जा रहा है। अब देखिए ये जब ऊपर साइड में जाएगा तो कंडेंस होगा, कंडेंस होकर फिर नीचे आना चाहेगा। जब नीचे आना चाहेगा, सबसाइड कर रहा होगा ये एयर, तो सबसाइड होने की वजह से यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स वर्क करेगा। कोरियोलिस फोर्स जो है इसको मूव कराने की कोशिश करेगा ऐसे। ठीक है, अब आइए पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कौन कौन से कंडीशन है जो साइक्लोन को फॉर्म कराने में मददगार होते हैं। ठीक, तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि जो कंडीशन है, जो फेवरेबल कंडीशन है ट्रॉपिकल स्टॉर्म यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनाने के लिए, तो जो पहला जो है वो है लार्ज सी सरफेस। जहाँ सी सरफेस होगा वहीं पे फॉर्म करेगा। ठीक, ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो
27 डिग्री सेल्सियस हो, 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। अगर कम होगा तो वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बनेंगे, ठीक। और दूसरी चीज़ ये भी है कि 50 से 70 मीटर डेप्थ, 50 टू 70 मीटर डेप्थ तक का एरिया वार्म होना चाहिए ओशियन में, ठीक। दूसरा जो कंडीशन है वो है प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ठीक। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? देखिए, कोरियोलिस फोर्स होता है कि अर्थ का मूवमेंट। देखिए, फोर्स, इसको फोर्स तो बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअली ये कह सकते हैं कि ये एक एक्शन का रिएक्शन है, ठीक। एक्शन का रिएक्शन है। कैसे, आगे समझते हैं। देखिए, ये हमारा इक्वेटर है अर्थ का, और ये हमारा हो गया, ये हमारा एरिया हो गया सब ट्रॉपिकल एरिया, ठीक। ये ट्रॉपिकल एरिया हो गया और ये सब ट्रॉपिकल हाई एरिया हो गया, ठीक। होता क्या है कि कोई भी जो एयर होगा, इसलिए मैंने बोला कि ऊपर के विंड और ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इसके लिए मुझे अलग लेक्चर, लेकिन यहाँ पे फिर भी समझा दे रहा हूँ पॉइंट की वजह से। तो जो एयर होता है, विंड होता है, सॉरी, जो विंड होता है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्यों? देखिए, मान लीजिए कि कोई एरिया वार्म हो रहा है, तो वहाँ पे अभी जैसे मैंने डिस्कस किया, वार्म हो रहा है, तो वार्म होने की वजह से, हीट होने की वजह से वो एरिया एक्सपेंड करेगा, वहाँ के मॉलिक्यूल एक्सपेंड करेंगे। ये देखिए, ये कोई एरिया है, ठीक। एक्सपेंड करने की वजह से मॉलिक्यूल दूर दूर हो गया है, और अगर कोल्ड है तो वहाँ के मॉलिक्यूल पास पास होंगे, ठीक। वार्म अगर होगा तो ये जो एक्सपेंड कर रहे हैं मॉलिक्यूल वो अपर साइड में भागना शुरू करेंगे, ठीक। ये वर्टिकली ऊपर मूव करना शुरू करेंगे, ओके, वर्टिकली मूव करना शुरू करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि देखिए, यहाँ पे अगर लेक्चर में यहाँ ज़्यादा समझाने लगूंगा तो मुझे लगता है कि समय ज़्यादा लग जाएगा, तो यहाँ पे सीधे मैं यहाँ पर आता हूँ कि कोरियोलिस फोर्स क्या कर रहा है कि अगर मैं मान लूँ कि यहाँ से ये पोलर रीजन है और ये हमारा इक्वेटर रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन है, बेसिकली होता क्या, ट्रेड विंड होती है। ट्रेड विंड जो होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आती है, ठीक। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आती है। तो अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ तो यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाना चाहिए था इसको, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ जाना चाहिए था इसको, लेकिन अगर आप देखेंगे जितने टाइम में, मान लीजिए इसे 1 मिनट में यहाँ पे पहुँचना था पॉइंट बी पे, लेकिन 1 मिनट में अर्थ मूव वेस्ट टू ईस्ट कर रही है। तो जब वेस्ट टू ईस्ट मूव करनी है तो 1 मिनट का टाइम भी तो गया। 1 मिनट का टाइम अगर मूव किया तो अर्थ इधर मूव कर चुकी होगी। इसका मतलब ये है कि ये ट्रैवल इस पॉइंट सी पे किया होगा। तो इसी मूवमेंट को हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, ठीक। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। तो कोरियोलिस फोर्स कैसे काम कर रहा है यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे काम करेगा। कि जब हमारा मान लीजिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर यहाँ से ट्रेड विंड ऐसे चल रही है, ठीक है, यहाँ से ट्रेड विंड ऐसे चलेगी, तो होता क्या है कि इधर की साइड फोर्स लगेगा, एक फोर्स इधर लग रहा है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और साउदर्न में क्लॉकवाइज करेगा, ठीक। इतनी बात हम लोगों ने समझ ली है, ठीक। कोरियोलिस फोर्स वर्क कर रहा है। तीसरी चीज़ है स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड। अब देखिए, इसमें वर्टिकल विंड स्पीड की बात क्या है कि अगर यहाँ पे आके देखते हैं, अरे सॉरी, हाँ यहाँ पे देखते हैं, वर्टिकल विंड स्पीड का मतलब ये है कि जब अपर साइड में पहुंच गया है तो वहाँ पर अगर कोई भी विंड इसको अगर डिस्टर्ब की, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स का ही विंड अगर इसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये यहाँ पर जो क्लाउड बन रहा है वो बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल विंड में। तो ये वाला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आइए आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया। अब वीक जो लो प्रेशर एरिया है उसको हम लोग एक सेकेंड, हाँ ठीक। तो जो वीक एरिया है वही वाली बात हो रही है कि अगर वार्म सरफेस होगा तो ये यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। लो प्रेशर बनेगा तो ये ऊपर साइड में जाएगा। तो जो बेसिकली आई वाला एरिया होता है वो हमेशा लो प्रेशर होगा, ठीक। और इसी लो प्रेशर के वजह से
होगा क्या, अगर यहाँ लो प्रेशर है तो जो यहाँ के हाई प्रेशर की विंड होगी वो इस तरफ मूव करेगी और फिर ये इधर आकर के लो यहाँ पर आपका वार्म एरिया बना रहेगा, फिर ये ऊपर की साइड जाएगा, फिर ये इधर मूव करेगा और इस तरीके से क्लाउड फॉर्मेशन होता है। और लगभग आप ओशन में मान के चलिए लगभग 300 किलोमीटर के रेंज तक, 200 से लगाए 300 किलोमीटर के रेंज तक का एरिया जो है ये एक्सपेंड किया होता है आपका साइक्लोन। ठीक है, तो इतनी बात मैंने समझा दी है। अगला जो पॉइंट है अपर डाइवर्जेंस एबव द सी लेवल सिस्टम। ठीक, पांचवा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव हाई प्रेशर ग्रेडियंट नियर द सेंटर। ठीक, हाई प्रेशर ग्रेडियंट नियर द सेंटर का मतलब यही था कि यहाँ पे लो प्रेशर था, यहाँ हाई प्रेशर था, तो ये यहाँ से मूव कर रहा है। ठीक, देयर वेलोसिटी रेंजेस फ्रॉम 120 टू 240 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इनकी वेलोसिटी जो होती है वो 120 से 240 किलोमीटर वेरी करती है। ओके, तो ये हम लोगों ने एक फिगर से यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। जो दूसरा क्वेश्चन था कि क्यों साइक्लोन जो है लैंड एरिया के पास आने की वजह से डिसिपेट हो जाता है, सबसाइड कर जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने इस पॉइंट पे यहाँ पे एक फिगर से समझा दिया है। और अगले पॉइंट पे हम लोगों ने लिखा है कि अ ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर द landfall of a cyclone in the event of a storm moving over land after being over water begins to weaken rapidly because the storm lacks the moisture and heat sources that the ocean provides। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये है कि हमारे जब लैंड की तरफ ओशन में क्या था, ओशन में वाटर था। ठीक, वाटर वार्म हो रहा था, वार्म होने की वजह से वहाँ पे मॉइस्चर कलेक्शन भी हो रहा था। बेसिकली मॉइस्चर लैंड पे नहीं मिलेगा, जब मॉइस्चर यहाँ मिलेगा नहीं और जब साइक्लोन घूम करके आएगा लैंड पे तो उसका देखिए ऐसे करके आई बना होता है, स्पाइरल मोड में होता है। सबसे पहले इसका ये टकराएगा ये वाला एरिया और आंधी पानी लेकर के आएगा। जैसे ही ये आई वाला एरिया लैंड से टकराएगा तुरंत वो वीक हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आने के बाद उसे मॉइस्चर जब नहीं मिलेगा, जब मॉइस्चर ले ही नहीं पाएगा तो वो ऑटोमेटिकली डिसिपेट हो जाएगा। लेकिन जो पीछे वाला एरिया रह जाएगा, इतना एरिया जितना बना चुका है ये यहाँ पर जान माल का नुकसान करके जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन ओशन में हम लोग को देखने को मिलता है कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं इन रिस्पेक्टिव टू अरेबियन सी। ठीक, इन रिस्पेक्ट टू अरेबियन सी। ओके, तो अब बे बंगाल में क्यों आता है ज़्यादा, अरेबियन सी में, इस तरह के क्वेश्चन भी आ चुके हैं। ठीक है, यूपीएससी में खास करके पूछा हुआ है, इसके लिए अलग से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमें डिस्कस करना था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, क्यों होता है, द डिप्लीशन ऑफ द मॉइस्चर एंड हीट डिक्रीजेज द ट्रॉपिकल साइक्लोन एबिलिटी टू, यही बात लिखी हुई है। और एक कंक्लूजन हम लोग दे देंगे। अनदर रीज़न यहाँ पे लास्ट जो रीज़न है वो है फ्रिक्शन। ठीक है ना, फ्रिक्शन कि अनदर रीज़न इज फ्रिक्शन विच इज़ हायर ओवर द लैंड। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी थी कि जब टकराएगा तो वहाँ फ्रिक्शन भी होगा, फ्रिक्शन होने के वजह से सो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, और वहाँ पे हीट फ्रॉम द ओशियन एंड हाई फ्रिक्शन ओवर द लैंड देन सी द ट्रॉपिकल साइक्लोन वीकेंस ओवर द लैंड आफ्टर। वही बात है, लिखी हुई है, हम लोगों ने सारी बातें यहाँ पे कर ली हैं। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने क्वेश्चन को कैसे डील किया, पहले हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन दिया। ठीक, फिर समझाया कि ट्रॉपिकल, क्वेश्चन यही था ना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेटेड इन द ओशन पार्ट्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ओशियन में ओरिजिनेट हो रहा है लेकिन टेरेस्ट्रियल एरिया में जाकर वीकेंड क्यों पड़ जा रहा है, तो हम लोगों ने ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझा दिया। दूसरी चीज़, ट्रॉपिकल साइक्लोन का रीज़न क्या है, फैक्टर कौन कौन से हैं, जो कंडीशन जो चाहिए होते हैं, और एक फिगर के थ्रू समझा दिया है कि लेस मॉइस्चर यहाँ पर होने की वजह से यहाँ पर डिसिपेट हो जाएगा। और डिसिपेट क्यों हो रहा है लैंड एरिया में, इन चीज़ों को लिख करके आंसर को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। देखिए, और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों को 125 वर्ड्स में लिखना था इसको, और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें बोल रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फ्रंटियर एंड द बाउंड्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। आप देखिए, इसमें डिफरेंस हमें बताना है फ्रंटियर और बाउंड्री के बीच में। ठीक है, और इसको 125 वर्ड्स और 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में ये होगा कि बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स आर द कॉन्सेप्ट दैट डिफाइन और एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल बॉर्डर एंड पॉलिटिकल लिमिट्स। तो बाउंड्री और फ्रंटियर क्या कर रहा है, जो भी स्टेट या कंट्री होगा उसके पॉलिटिकल नेचर को और पॉलिटिकल लिमिट्स को डिफाइन करता है। ठीक,
तो यहाँ पे एक अच्छा सा हम लोगों ने एक फिगर बना करके समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये वाला एरिया जो है ये बाउंड्री कहलाता है और इन दोनों के बीच के ये फ्रंटियर कहलाता है। ठीक, आगे डिस्कस करते हैं कि बाउंड्री और देखिए इसको इंडिया के रिस्पेक्ट में हम लोगों को कंक्लूड करना होगा। ठीक, तो ये बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि फ्रंटियर बाउंड्री को तो समझाना ही है लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी समझाना है। ठीक, तो यहाँ पर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझाना है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी समझाना है ताकि हमारा आंसर वर्ल्ड डिमांड को डील कर सके। ठीक, तो बाउंड्री क्या है? बाउंड्री ये होता है देयर आर वेल डिफाइंड लाइंस दैट सेपरेट टू पॉलिटिकल। तो यहाँ पे क्या चीज़ है? पहली बात, बाउंड्री में वेल डिफाइंड होना चाहिए। दे कैन बी मार्क बाई नेचुरल फीचर्स। ठीक है, नेचुरल फीचर से भी मार्क किया जाता है, जैसे रिवर, माउंटेन हो गया, ओशियन हो गया, मैन मेड स्ट्रक्चर। ठीक है, मैन मेड स्ट्रक्चर में आपका फेंसेस हो गए, वॉल्स हो गए। अब इंडिया का क्या है? इंडिया, अब देखिए इंडिया की बात किया तो इंडिया के भी पॉइंट्स को डालेंगे हम लोग। इंडिया हैज़ वेल डिफाइंड बाउंड्रीज मेजरिंग 15,106 किलोमीटर विद इट्स 7 लैंड नेबर्स। ठीक, 7 लैंड नेबर्स हैं हमारे। इट इज़ अ फिक्स्ड ऑब्स्टिकल, ये फिक्स्ड ऑब्स्टिकल है दैट डिमार्केट्स द लिमिट्स ऑफ कंट्री, जो कि कंट्री के जुरिस्डिक्शन को और सॉवरेनिटी को लिमिट डिमार्केट करता है। ठीक, और बाउंड्रीज आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक, बाउंड्री ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो लीगली रिकॉग्नाइज होता है एंड सर्व एज द बेसिस ऑफ फॉर द नेशनल डिफेंस, लॉ इन्फोर्समेंट एंड टैक्स कलेक्शन। ठीक, सबसे बड़ी बात कि उस जो भी कंट्री है उसकी सॉवरेनिटी को डिफाइन करता है कि दूसरा उस पर कोई भी हक नहीं जता सकता, वो अपने कंट्री में कुछ भी कर सकता है अपने विद इन द टेरिटरी। ठीक है ना, विद इन द टेरिटरी, जोग्राफिकल एरिया में। अब फ्रंटियर क्या होता है? फ्रंटियर जो होता है इट इज़ अ जोग्राफिकल जोन। एक जोग्राफिकल जोन है दैट डज नॉट हैव स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बाय एनी स्पेसिफिक नेशन। ठीक है, उस पर कोई भी नेशन का कोई भी स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है। फ्रंटियर्स आर ऑफन अनडेवलप्ड, अनडेन, लेस डिफाइंड। तो ये डिफाइंड लेस होता है। दे रिप्रेजेंट एरियाज वेयर पॉलिटिकल बाउंड्रीज आर एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब कि क्लियरली नहीं वहाँ पर मेंशन होता है कोई भी चीज़। हिस्टोरिकल फ्रंटियर्स वर कॉमन ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स। अब ये कॉलोनियल टाइम्स में जब ब्रिटिश आए थे इंडिया में तो उस समय बहुत कॉमन था, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बहुत हेफाजत में थी। ठीक है, हेफाजत में थी, वहाँ पे चीज़ें हर चीज़ क्लियर नहीं थी। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने भी इसको क्लियर करने की कोशिश की। कई सारे आपको देखने को मिलेगा कि रेड क्लिफ है, मैकमोहन लाइन है, तो ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ करके गए हैं। वो बाद में हुआ लेकिन पहले क्लियर नहीं थी। ठीक है, तो व्हेन द लार्ज एरिया रिमेंड अनचार्टेड और लूजली कंट्रोल्ड। ठीक, अगला जो पॉइंट है, अब अगर यहाँ तक आप लोगों ने लेक्चर देख लिया है, अब यहाँ पे मैं आपको एक टॉपिक देता हूँ जिसको आप लोग मुझे बताएंगे LOC एंड LAC। इसके बीच का डिफरेंस मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइएगा। ठीक है, LOC और LAC के बीच में, तो शायद आप लोगों को ज़्यादा इसमें क्लियर पता चलेगा। ठीक, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कही जा रही है? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन मिडिवल टाइम्स में हमको देखने को मिलता है तो हिमालय एक्ट एज द फ्रंटियर बिटवीन इंडिया एंड द तिब्बत। ठीक, तो मिडिवल टाइम्स में क्या था कि मिडिवल टाइम्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो हिमालय वाला एरिया था वो अभी क्लियरली डिफाइंड नहीं था। ठीक है, तो इसलिए उसको फ्रंटियर बोला जा रहा है, इंडिया और तिब्बत के बीच में हिमालय वाला रीजन को। ओवर टाइम, कुछ टाइम के बाद, दीज फ्रंटियर्स ट्रांसफॉर्म इनटू वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। ठीक, बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री। ओवर टाइम बात किया गया और हम लोग कंक्लूजन में दे देंगे इन समरी वाइल फ्रंटियर रिप्रेजेंट लेस डिफाइंड एरिया। जो फ्रंटियर होते हैं बहुत कम एरिया को डिफाइन कर रहे हैं। बाउंड्रीज आर फिक्स्ड लाइन होते हैं सेपरेटिंग पॉलिटिकल यूनिट्स। इंडिया इज हिस्टोरिकल फ्रंटियर हैव इवोल्व्ड इनटू वेल डिफाइंड बाउंड्रीज विद इट्स नेबर। ठीक, ये चीज़ें हम लोगों ने समझा दिया। लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप भी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, आप अगर इसे जितना ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा ये लोगों तक पहुँचेगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा बनाने के लिए। ओके, बाकी ये LOC और LAC के लिए इस टॉपिक का आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। ओके, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।